हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 1 जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन साथ में आपको वीडियो में कराया जाएगा जो कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए सिर्फ 151 में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना। ऑप्शन बी है भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चा माल प्रदायक बनाए रखना। या ऑप्शन सी भारतीय संस्कृति को समाप्त करना। या ऑप्शन डी भारत में ईसाई मिशनरी स्थापित करना। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना अंग्रेजों का मकसद था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था? पहला ऑप्शन है औद्योगिकी, कृषि प्रधान, मशीनरी। या ऑप्शन डी कोई नहीं। काफी आसान सा सवाल है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, औपनिवेशिक शासन के दौरान जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का प्रमुख स्रोत आपके कृषि माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में मलमल का प्रमुख उत्पादन केंद्र क्या था? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है बंगाल, गुजरात, उड़ीसा। या ऑप्शन डी बिहार। तो याद रखिएगा, मलमल एक प्रकार का सूती कपड़ा है जिसका मूल निर्माण क्षेत्र आपका विशेषकर ढाका जो अभी बांग्लादेश की राजधानी है उसके आसपास का क्षेत्र आपका मलमल का सबसे अच्छा केंद्र माना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पर्यावरण को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? पहला ऑप्शन है समस्त भूमंडलीय विरासत के रूप में। ऑप्शन बी है सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में। या ऑप्शन सी सभी जैविक और अजैविक तत्वों के रूप में। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो काफी आसान सा सवाल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन जैविक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है पशु पक्षी। ऑप्शन बी है पौधे वन। या ऑप्शन सी मत्स्य। या ऑप्शन डी भूमि। तो याद रखिएगा, आपका जो भूमि है वो आपका जैविक तत्व नहीं है। बाकी आपके पशु पक्षी, पौधे वन और मत्स्य ये सारे आपके जैविक तत्व माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई दी जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डेली अगर आप चाहते हो ऐसे आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए इकोनॉमिक्स पेपर 2 का, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो आपके एग्जाम तक डेली ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व अजैविक नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल आपके स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हवा, पानी, पेड़। या ऑप्शन डी भूमि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में पेड़, पौधे जैविक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। बाकी हवा, पानी और भूमि ये सारे आपके अजैविक तत्व हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, पैर।
जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि जैविक अजैविक घटकों का उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत या ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। आपने क्लास थर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो कि जैविक अजैविक ये सारे घटकों का अध्ययन आपके पर्यावरण एक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है आधाकारिक आधारिक संरचना में क्या शामिल नहीं है? दूरसंचार सुविधाएं, तेल और गैस पाइपलाइन, या ऑप्शन सी बैंक बीमा और मुद्रा प्रणाली, या ऑप्शन डी व्यावसायिक गतिविधियां। तो याद रखिएगा, आंतरिक संरचना में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल और गैस पाइपलाइन, ये सारे चीज़ आपकी बीमा और अन्य वित्तीय संस्थाएं मुद्रा प्रणाली के अंदर शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, आंतरिक संरचना की आर्थिक श्रेणी में क्या शामिल नहीं है? ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, या ऑप्शन डी संचार। बात की जाए स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना की, तो सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है आंतरिक संरचना के सामाजिक श्रेणी में क्या शामिल नहीं है? मतलब आपको सामाजिक श्रेणी में क्या शामिल नहीं है आपको ये बताना 4 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। आप सबको पता है, शिक्षा की बात की जाए या स्वास्थ्य की या पेयजल, ये सारे तीनों आपके सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऊर्जा जो है आपके सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये आपके केंद्र के और राज्य सरकार के अंदर आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशल कार्यप्रणाली किस पर निर्भर करती है? कृषि प्रणाली पर, आर्थिक क्रियाकलापों पर, आंतरिक संरचना पर, या ऑप्शन डी भौतिक संसाधनों पर। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये सवाल आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो याद रखिएगा, आंतरिक संरचना एक ऐसी सहयोग प्रणाली मानी जाती है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था कार्यकुशल प्रणाली निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 12 पर। क्वेश्चन 12 आपको भिन्न-भिन्न विचारधाराओं को सबसे प्राचीन से शुरू होते हुए कालानुसार व्यवस्थित क्रम में इसको लगाइए। मतलब आपको इन्हें सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि प्राचीन से कौन-सा पहले शुरू हुआ था और उसको लास्ट तक उसे आपको सही क्रम में आपको सजाना है। चलिए इसका सही क्रम क्या होगा आपको बताते हैं। पहला आपका प्रकृतिवादी आएगा, उसके बाद आपका क्लासिकीय अर्थशास्त्र, उसके बाद आपका जैसे कि मैं नंबरिंग करते जा रहा हूँ 1, 2, थर्ड पे आपका किनेसीय अर्थशास्त्र आएगा। तो आपका थर्ड ये हो गया। फोर्थ पे क्या आएगा? तो फोर्थ पे आपका मुद्रा विरोधी क्रांति आएगा और 5 नंबर पे आपका नौ किनेसीय अर्थशास्त्र होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन वन किसमें? चारों ऑप्शन में वन वन है। सेकंड पे आपका सी है, तो सी आपका इस बी और डी में दिया गया है। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे आपका सी है। आपका हो गया एक नंबर पे दो, बी होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ए सी बी ई डी आपका सही क्रम होगा। ए सी बी ई और डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची वन और सूची टू में सही सम्मिलित करना है। पहला सूची में आपका नाम दिया गया और सेकंड सूची में आपका इसको बताना है कि ई कैनन ने कौन सा काम किया था। तो याद रखिएगा, ई कैनन आपके इष्टतम जनसंख्या माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए का वन होगा। बात की जाए फ्रैंक नोटिस्टीन की, तो फ्रैंक नोटिस्टीन आपके जनसांख्यिकीय संक्रमण से संबंधित माने जाते हैं। तो आपका बी का थ्री होगा। बात की जाए ब्रेटलैंड की, तो ब्रेटलैंड आपके सतत धारणीय विकास से संबंधित माने जाते हैं। वही आपने रोलांड कोच का नाम सुना होगा, इकोनॉमिक्स में काफ़ी नामी नाम है, जो आपके लेन-देन लागत, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा।
इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको सेम पैटर्न पे आपको सही सुमेलित करना है, आपको बताना है कि इसका सही सुमेलित कैसे होगा। पहला ऑप्शन है आभासी लगान। तो आभासी लगान आपकी कैसे होता है? तो आभासी लगान की जो आपकी थ्योरी थी, वो आपके ए मार्शल द्वारा बताई गई थी। तो ऑप्शन ए का 3 होगा। बात कीजिए योजनाबद्ध विक्रय कर का, तो योजनाबद्ध विक्रय कर आपने क्लास 12 में बताया गया होगा कि आपके ए चेम्बरली ने योजनाबद्ध विक्रय कर के बारे में आपको बताया था। तो इसका बी का 4 हो जाएगा। बात कीजिए सी का एकाधिकार शक्ति, तो एकाधिकार शक्ति आपके एपी लर्नर द्वारा इसको बताया गया था। लास्ट में आपका डी का 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्री संतुलित वृद्धि सिद्धांतों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है डब्ल्यू ए लेविस, एच डब्ल्यू सिंगर, ऑप्शन सी है आर नेल्सन या ऑप्शन डी रेगनर नॉक्स। तो याद रखिएगा ये सवाल आपके यूपी पीजीटी पेपर 2 में पूछा जा चुका है और याद रखिएगा कि संतुलित वृद्धि सिद्धांत के प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्री रोजेंस्टीन, रोदान, डब्ल्यू ए लेविस और रेगनर नॉक्स को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और आपके रेगनर नॉक्स को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने क्लास 12 में फ्रीडम एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक किसने कौन लिखे हैं इसका बताना है। तो आपने फ्रीडम एंड डेवलपमेंट पुस्तक आपने पढ़ी होगी। इकोनॉमिक्स आपने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाया जाता है फ्रीडम एंड डेवलपमेंट के बारे में। आपको बताना है इसके राइटर कौन थे। पहला ऑप्शन है मिर्डल, ऑप्शन बी है एफ ए वान हेक या ऑप्शन सी अमर्त्य सेन या ऑप्शन डी सैमुएल्सन। तो याद रखिएगा फ्रीडम एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टि से कर निर्धारण प्रणाली वो है जिसमें उत्कृष्ट और न्यूनतम बुरे आर्थिक प्रभाव होते हैं। ये कथन किसका है? आपके स्टेटमेंट से आपके इकोनॉमिक्स पेपर 2 में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, जिसमें आपके स्टेटमेंट से 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। पहला ऑप्शन है मसग्रेव, मार्शल, हग डल्टन या ऑप्शन डी पीगो। तो याद रखिएगा आर्थिक दृष्टि से कर निर्धारण प्रणाली वो है जिसमें उत्कृष्ट या न्यूनतम बुरे आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। इसका संबंध आपके हॉक डाल्टन से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल हमने 17 क्वेश्चन किए। अगर आप डेली चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाकर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 151 में आपको 10 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सकती है क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना आप लोग के लिए बेटर रहेगा। तो लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और नंबर भी आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से भी नंबर ले सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।